और इधर बारिश ने दिल्ली वालों को गर्मी से राहत तो दिलाई, मगर उनके लिए आफत भी खड़ी कर दी है। कुछ घंटे की बारिश से सड़कों पर इतना पानी जमा हो गया कि गाड़ियां रेंगने लगी और मिनटों में रोड इलाकों में तो डरावने हालात पैदा हो गए। राजधानी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 3 तस्वीर आप देखिए, चाहे अंडरपास हो या फिर सड़कें हो, सराबोर हो गई हैं। जो बैरिकेडिंग्स है वो आधे डूब गए हैं। ये हालात है, कुछ घंटे की बारिश में ये हालात है। एक ट्रक आप देख सकते हैं अंडरपास में नीचे डूबता हुआ नजर आया है। एक गाड़ी जो छोटी बताई जा रही है पूरे ऊपर तक, ये गाड़ी उस फ्लोर के ऊपर फ्लोर को टच कर दी है। वो अंडरपास के नीचे भरे पानी में गाड़ियां डूब गई हैं। ये दिल्ली जैसे राजधानी की ये फिलहाल हालात आपको दिखा रहे हैं। महज कुछ घंटे की बारिश में दिल्ली के हालात ये हैं, सड़कों पर सराबोर हो गई हैं। तमाम गाड़ियां जो खड़ी थी वो पानी में डूब गई हैं। गर्मी से राहत तो जरूर नजर आ रही है, लेकिन अब जो बारिश है वो आफत पैदा कर दी है। वहीं दिल्ली एनसीआर में मॉनसून की पहली ही बारिश से लोगों का बुरा हाल है। मूसलाधार बारिश की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा हो गया। बारिश की वजह से टर्मिनल 1 की छत गिर गई और इस हादसे में एक कार छत के नीचे दब गई। इस घटना में 6 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। 4 नहीं बल्कि 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मौके पर दमकल की 3 गाड़ियां भेजी गई हैं। फायर ब्रिगेड टीम के अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार तड़के भारी बारिश के बीच दिल्ली हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 की छत का एक हिस्सा टैक्सियों समेत कारों पर गिरने से 6 लोग घायल हो गए हैं। 6 नहीं 4 लोग ही घायल हैं। क्षतिग्रस्त वाहनों में कोई और ना फंसा हो, यह सुनिश्चित करने के लिए चेकिंग अभियान लगातार चलाया जा रहा है। और अधिकारियों का यह भी कहना है कि छत की शीट के अलावा सपोर्ट बीम भी ढह गई, जिससे टर्मिनल के पिकअप और ड्रॉप क्षेत्र में खड़ी कारों को नुकसान पहुंचा है। इस हादसे में घायल हुए लोगों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। तमाम जानकारी के साथ संवाददाता शंकर आनंद जुड़ गए हैं। शंकर, महज कुछ घंटे की बारिश दिल्ली एयरपोर्ट की पोल भी खोल रही है और दिल्ली की सड़कों के भी हाल। निश्चित तौर पे देखिए, जिस तरह से दिल्ली एयरपोर्ट की अगर बात करें तो दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर जिस तरह से एक हादसा हुआ है वो बेहद दिल को झकझोर देने वाला हादसा कहा जा सकता है, क्योंकि आज सुबह में तकरीबन 5 से 5:30 बजे के बीच का यह हादसा है और लोहे के जो बड़े बोल्डर्स थे बकायदा वो गिरे। हालांकि वहां पे कहा जा रहा है कि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, उसी दौरान में वो गिरा है। लेकिन जिस तरह से एक बड़ा ढांचा जो है दिल्ली एयरपोर्ट पर वो गिरा है, तो जिसकी वजह से जिसकी जद में कई कारें जो हैं वो भी आ चुकी हैं और कहा जा सकता है कि वहां पे हालांकि भी शुरुआती तौर पे बताया गया 3 लोग जख्मी हुए, लेकिन बाद में बताया गया कि 6 लोग जख्मी हैं। और इस तमाम मामलों पर वहां पर नजर बनाए हुए हैं और दमकल विभाग की कई गाड़ियां वहां पे मौके पे पहुंची। इसके साथ ही स्थानीय पुलिस प्रशासन है और इसके साथ साथ सीआईएसएफ के जवान जो है वो मौके पे पहुंचे। लेकिन कुछ ऐसे विजुअल्स भी वहां पे देखने को मिले जो दिल को झकझोर देते हैं, जिसमें कि जिक्र मैं करना चाहूंगा कि एक शख्स जो है कार के अंदर में फंसा हुआ है और उस कार का पूरा जो ढांचा है वो पूरा खत्म हो चुका है। वो ठीक ऊपर से मलबा गिरा है नीचे और कार के परखच्चे हो गए और वो एक शख्स अंदर में फंसा हुआ रहा और काफी देर तक फंसा रहा। लेकिन मौके पर दमकल विभाग की जो गाड़ियां हैं वो मौके पे आई और कई लोगों को वहां से सुरक्षित बचाते हुए बेहद गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो एक तरह से कहा सकता है ये हादसा कैसे हुआ, किस तरह से ये ढांचा गिरा है और किस तरह से ये हादसे में कौन कौन से जिम्मेवारी हुई है, किसकी तय हुई है, तो इन तमाम मामलों पर आगे विस्तार से तफ्तीश की जाएगी और उसके बाद इस मामले पर आगे की कार्रवाई को भी अंजाम दिया जाएगा। लेकिन अभी 6 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराए जाने की जानकारी मिली है, जिसका इलाज चल रहा है शासकीय अस्पताल में। और मौके पर अभी भी दमकल विभाग की गाड़ियां और स्थानीय पुलिस प्रशासन के साथ साथ अर्धसैनिक बल मौजूद है। यानी इसका मतलब शंकर की राहत बचाव कार्य जारी है अभी। हाँ, अभी कितने घंटे लगेंगे लगभग उसको क्लैरिफाई करने? राहत और बचाव कार्य जारी है इसके साथ में। लेकिन एक बात और मैं जिक्र करना चाहूंगा कि ये हादसा जो सुबह में 5 से 5:30 बजे के हुआ है, अगर ये घटना 8-9 बजे के बाद हुई होती तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं बहुत दुर्भाग्यशाली घटना होती और काफी लोग इसके जद में आ सकते थे, काफी लोग इसमें इंजर्ड हो सकते थे। लेकिन ये हादसा जो है जब सुबह के वक्त में ज्यादा क्राउड नहीं होता है तो थोड़ी सी राहत जरूर कही जा सकती है कि सुबह के वक्त में ज्यादा लोग एयरपोर्ट पे उस वक्त में मौजूद नहीं थे।
थे और फिलहाल जो है इन तमाम मामलों पर विस्तार से तफ्तीश की जा रही है। हालांकि देखिए, सामान्य तौर पर देखा जाता है कि जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है और खास तौर पर दिल्ली एयरपोर्ट पर, तो वो बेहद सुरक्षा व्यवस्था के साथ में किया जाता है, तमाम बुनियादी व्यवस्थाओं के साथ में किया जाता है। लेकिन ये इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ है, इन तमाम मामलों पर आगे सवाल भी शंकर, क्योंकि जिस तरह बताया जा रहा है कि कंस्ट्रक्शन काम चल रहा था, तो गाड़ियों को अलाउ कैसे किया गया कंस्ट्रक्शन एरिया के अंदर प्रवेश करने के लिए या कुछ लोगों को वहां खड़ा करने के लिए? क्योंकि गाड़ियां ऑलमोस्ट वो कैब्स ही नजर आ रही हैं जो गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। और देखिए, गाड़ियों की अगर बात करें, देखिए वहां पे पैसेंजर्स वाले ये सब गाड़ियां खड़ी हैं। हाँ। आपका सवाल जो है एकदम सटीक है, क्योंकि जो ज्यादातर आप गाड़ियों को देखेंगे जो उस मलबे के अंदर में दबे हुए हैं, वो गाड़ियां जो हैं वो टैक्सी गाड़ियां हैं। और निश्चित तौर पे वो यात्रियों को लेने के लिए वहां पे पहुंची होंगी। वो जो टैक्सी गाड़ियां जो हैं, वो ज्यादातर टैक्सी गाड़ियां जो है ठीक वो उसके जद में आया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वहां पर अभी टर्मिनल पर एक अलग से टर्मिनल बनाने का काम किया जा रहा है। हालांकि घटनास्थल पर किसी को भी अब वहां पर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। लेकिन जिस तरह से हमारे सूत्र बता रहे हैं कि वहां पर कंस्ट्रक्शन काम हो रहा था, क्या उसी कंस्ट्रक्शन की वजह से ये प्रभावित हुआ है या कोई और वजह रही है, तो इन तमाम मामलों पर आगे विस्तार से तफ्तीश की जाएगी और उसके बाद इस मामले पर उसकी रिपोर्ट की कॉपी जो है वो आगे एयरपोर्ट अथॉरिटी को भेजा जाएगा और उस मामले पर आगे मंत्रालय के द्वारा भी एक्शन दिया जा सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शंकर तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर। तो ये तस्वीरें हम आपको फिर से दिखा रहे हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। ये दिल्ली टर्मिनल 1 की तस्वीरें हैं, जहां सुबह 5:30 बजे की सुबह की ये घटना है। बारिश की वजह से ये कंस्ट्रक्शन एरिया बताया जा रहा है कि कंस्ट्रक्शन का कुछ काम चल रहा था। फिलहाल कई सवालों के घेरे में अब ये घिर चुका है और फिर देखना होगा कि क्या इसमें एक्शन लेता है। लेकिन फिलहाल 6 लोग इसमें घायल हुए हैं, कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। और देश के कई हिस्सों में तेज बारिश का अलर्ट जारी है। दिल्ली और मुंबई में रात भर भारी बारिश हुई। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी बारिश हो सकती है। और इसी पर देखिए एक खास रिपोर्ट। तेज बारिश ने उत्तर भारत को जानलेवा गर्मी से राहत दिला दी। दिल्ली में रात भर इतनी बारिश हुई कि लोग गर्मी को भूल गए। मौसम विभाग ने आज देश के कई हिस्सों में तेज बारिश का अंदेशा जताया है। दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मुंबई, रायगढ़ और ठाणे में भी भारी बारिश का अलर्ट है। जोधपुर में तो ऐसी बरसात हुई कि सड़कों पर सैलाब ही उतर आया। पानी इतना भर गया कि गाड़ियों की शामत आ गई। वहीं गुजरात के कच्छ में बारिश की वजह से पानी का बहाव इतना तेज हो गया कि 15 भैंसें बह गईं। जबकि जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बारिश की वजह से पहाड़ ही खिसक गया। 2 घंटे तक मेंढर और पुंछ का रास्ता बंद रहा। और अब बात उदयपुर से बड़ी खबर की कर लेते हैं, जहां फतेह सागर झील में एक युवक के डूबने का मामला सामने आया है। दरअसल करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद युवक की बॉडी निकाल ली गई है। भाई बहनों के साथ फतेह सागर तैरने के लिए ये युवक आया था। सांस फूलने से अचानक पानी के अंदर चला गया। सिविल डिफेंस की टीम हॉस्पिटल के लिए लेकर रवाना हो गई है। ये तस्वीर हम आपको पहले दिखा देते हैं, आप देख सकते हैं। भाई बहन के साथ नहाने के लिए यह शख्स वहां पर आया था, लेकिन अचानक से सांस उसकी फूली और वो डूबने लगा। फतेह सागर झील की तस्वीरें, और अब रेस्क्यू करके निकाला गया है बाहर। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। फोन लाइन पर संवाददाता कपिल जुड़े हुए हैं। कपिल, स्थिति क्या है अभी? देखिए, सुबह तकरीबन 6:30 से 7 बजे के बीच की बात है, जब ये जो युवक है जिसका नाम मंथन बताया जा रहा है, उदयपुर के टेकरी इलाके का रहने वाला है और अपने भाई बहनों के साथ तैराकी करने आया था। बताया जा रहा है कि लगातार पहले भी ये तैराकी करने आता रहा है। अचानक से तो फतेह सागर झील में थोड़ी दूर तक गया था और वापस जब किनारे पर लौट रहा था तो बीच में अचानक संभवतः सांस फूलने लगी और जिसके चलते वो पानी के अंदर चला गया। पानी के अंदर काफी झाड़ियां हैं। ये माना जा रहा है कि इसकी बॉडी अचानक से झाड़ियों के बीच में फंस गई, जिससे वो बाहर नहीं आ पाया और उसकी मौत हो गई। बाद में सिविल डिफेंस की टीम मौके पर आई। सिविल डिफेंस की टीम ने तकरीबन 1 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और उसकी बॉडी को बाहर निकाला। इस दौरान परिजनों को भी सूचना मिल गई थी, क्योंकि कई सारे भाई बहनों के साथ में यहाँ पर वो स्विमिंग करने आया था, तो परिजनों को सूचना मिल गई थी। परिजन भी वहां पर पहुंच गए। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। सिविल डिफेंस की टीम ने बॉडी बाहर निकालकर हॉस्पिटल लेकर गई है और बॉडी को मोर्चरी में शिफ्ट किया जा रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कपिल तमाम जानकारी देने के लिए खबर पर।
और अब बात भरतपुर से बड़ी खबर की। कई घंटे से लगातार भरतपुर में बारिश हो रही है। बारिश के चलते शहर में कई जगह जल भराव जैसी स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। जल भराव होने से लगातार लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। सड़कों पर शहर में कई जगह पर पानी भरा हुआ है और अभी भी लगातार मूसलाधार बारिश भरतपुर में हो रही है। आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। सड़कें सराबोर पानी से लबालब नजर आ रही हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि पानी से लबालब इन सड़कों पर अभी भी बारिश का दौर जारी है। कई घंटों से लगातार भरतपुर में बारिश हो रही है। भरतपुर में देर रात से ही बारिश का दौर लगातार जारी है और अभी भी बारिश हो रही है। बारिश के चलते शहर और सड़कों पर पानी भरा हुआ है। पानी इतना भरा हुआ है कि लोगों को सुबह आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, जब देर रात से ही लगातार झमाझम बारिश का दौर जारी है तो ऐसे में बाजार में जो दुकानें हैं उनमें भी पानी घुस गया है। हालांकि पानी की जो निकासी की व्यवस्था है वो वहां कराने के जो प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं, लेकिन इस वक्त मैं जिला कलेक्ट्रेट के बाहर मौजूद हूं और आप देखिए कि किस तरह से जो जलभराव की स्थिति है वो यहाँ पर नजर आ रही है। हालात ये है कि कई फीट तक जो पानी है वो जिला कलेक्ट्रेट के इसके मुख्य द्वार के सामने जो है भर गया है। और इतना ही नहीं, ये जिला कलेक्ट्रेट परिसर है वो पूरी तरह जलमग्न हो गया है। कई फीट तक यहाँ पर जो पानी है वो भरा हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में जब अधिकारी यहाँ पर पहुँचेंगे तो उनको किस तरह से वो जाएंगे वो आप देखिए। ये देखिए बाइक यहाँ से गुजर रही है तो किस तरह से कई फीट पानी में होकर के ये बाइक यहाँ से जिला कलेक्ट्रेट की तरफ जा रहे हैं। इस तरह के जो हालात है, ये अन्नपूर्णा रसोई है सामने, ये जो है यहाँ पर अन्नपूर्णा रसोई को खोलने के लिए आए। इनसे बात करेंगे कि किस तरह के बारिश के जो हालात है। कब से बारिश हो रही है? बारिश 3 बजे से हो रही है कम से कम, और अंदर पानी भरा हुआ। अन्नपूर्णा रसोई में कोई व्यवस्था नहीं है खाने की, उसके बाहर से पानी अंदर गया है। कितने फीट पानी भरा हुआ है यहाँ पर? 2 फुट ऊंचा है पानी, 2-1.5 फुट तो होगा कम से कम। तो अभी निकाल रहे हैं आप पानी? हाँ, मैं पानी निकाल रहा हूँ, झाड़ू लगा रहा हूँ। पूरा कचरा अंदर भर गया है अन्नपूर्णा रसोई में। तो ये इस तरह के हालात जो है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं और कई फीट तक जो पानी है वो यहाँ पर भरा हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में जो प्रशासन की जो व्यवस्थाएं थी वो भी यहाँ पर खुलती हुई नजर आ रही है। उनकी पोल यहाँ पर खुलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि नगर निगम द्वारा पहले से ही नालों की अगर सफाई सही तरीके से कराई जाती तो इस तरह की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलती। लेकिन अब हालात ये है कि पूरा शहर जो है वो दूसरी ही बारिश में जलमग्न होता हुआ नजर आ रहा है। पहली बारिश में भी इस तरह के जो हालात थे वो देखने को मिले और आज रात से ही जब ये बारिश हो रही है तो ऐसे में कई जगह जो जलभराव की स्थिति है वो देखने को मिल रही है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ दीपक पुरी, न्यूज 18 भरतपुर। उधर राजस्थान में सक्रिय हुआ मॉनसून अब चौतरफा बरसने को बेताब हो रहा है। कई इलाकों में झमाझम बारिश से सड़कें दरिया बन गई हैं। तो मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में 6 जिलों में भारी बारिश और 4 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। इसी पर देखिए रिपोर्ट। प्रदेश में मानसून की दस्तक के साथ ही कई जिलों में झमाझम बारिश का दौर जारी है। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। राजसमंद में मानसून की एंट्री के साथ ही जोरदार बारिश हुई, जिससे मौसम सुहाना हो गया। तापमान में गिरावट आने से लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली है। तेज बारिश से सड़कों पर पानी भर गया। गलियों में पानी का बहाव ऐसा है जैसे कोई नाला बह रहा हो। बुधवार से शुरू हुई बारिश तेज मेघ गर्जना के साथ रुक रुक कर जारी है। आसपास के इलाकों में बिजली गिरने की खबर सामने आई। जोधपुर में करीब आधे घंटे की बारिश में सड़कें समंदर बन गई। बावड़ी उपखंड इलाके के बिराई में सीजन की पहली बरसात से किसानों के चेहरे खिल गए। जिले में करीब 45 मिनट की बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर आ गए। खेतों में पानी भर गया। मौसम सुहाना होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। तो वहीं ब्रह्मपुरी चांदपोल इलाके में बरसात के बाद शॉर्ट सर्किट हुआ और कई इलाकों की बिजली गुल हो गई। तो वहीं अलवर जिले के टहला क्षेत्र के डेरा, बाचड़ी, जयसिंहपुरा, बामनवास, चौगान, दुमेडा गांव में तेज बारिश हुई है। बरसात से डेरा गांव का महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम विद्यालय दरिया बन गया। दरअसल तेज बारिश के चलते डेरा में पुलिया के आसपास बना एनीकट छलक गया। तेज बारिश के चलते पहाड़ से आया पानी खेतों में होता हुआ ओवरफ्लो होकर महात्मा गांधी उच्च प्राथमिक विद्यालय के पीछे से खिड़कियों से होता हुआ स्टाफ रूम तक आ गया। प्रधानाध्यापक और स्टाफ रूम के कमरे में तो झरने की तरह पानी चलता रहा। ऐसे में बेबस स्टाफ बहते पानी के बीच ही काम करता रहा।
उधर कोचिंग नगरी कोटा में बारिश और तेज आकाशीय बिजली की गड़गड़ाहट से लोग सहम उठे। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक बिजली गुल हो गई। हालांकि दिन भर उमस और गर्मी के बाद बारिश की वजह से राहत जरूर मिली। सड़कों पर पानी भर गया, नाले ओवरफ्लो हो गए। इसके साथ ही नगर निगम के इंतजामों की पोल खुल गई। आगामी 2-3 दिनों में पूर्वी राजस्थान के कुछ और भागों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए कंडीशंस फेवरेबल है। बारिश की यदि बात करें तो पूर्वी राजस्थान के अनेक भागों में आगामी 4-5 दिन बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। अगले 24 घंटों में खासकर दक्षिणी राजस्थान के यानी कि कोटा, उदयपुर, इसके अलावा जोधपुर संभाग और अजमेर संभाग के कुछ भागों में सीवियर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी यानी कि तीव्र मेघ गर्जन, आकाशीय बिजली चमकने और मध्यम से तेज दर्जे की बारिश होने की संभावना बनी हुई है। एक तरफ जहां मानसून की दस्तक से लोगों को गर्मी से राहत मिलने लगी है, वहीं पहली ही बारिश ने प्रशासन की पोल खोलने के साथ ही लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। प्रदेश के कई इलाकों में नालों की सफाई नहीं होने से गंदा पानी सड़कों पर फैल रहा है। इससे सड़कें दरिया में तब्दील हो रही हैं और लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अब बात जौलाओं से बड़ी खबर की, जहां पर भीनमाल के मोबाइल कारोबारी की चीन में हत्या की खबर सामने आई। दरअसल पहले इसकी किडनैपिंग की गई, उसके बाद मोबाइल कारोबारी की हत्या भी कर दी गई है। सतीश माली नाम है जिसकी किडनैपिंग के बाद हत्या की गई। व्हाट्सएप के कॉल के जरिए फिरौती भी मांगी गई। 21 जून को चीन में व्यवसायी का अपहरण हुआ था, फिर उसके बाद बदमाशों ने फिरौती भी मांगी। चीन से अब बेटे का शव लाने की लगातार परिजनों के द्वारा गुहार लगाई जा रही है। सांसद लुम्बाराम चौधरी ने विदेश मंत्री को पत्र भी लिखा है। सतीश माली के शव को भारत लाने की मांग की जा रही है। यही वो सतीश माली हैं जो आपको पहली तस्वीर में नजर आ रहे हैं। और चीन में इनकी किडनैपिंग हुई, अब इनकी हत्या हो गई। जानकारी के साथ रेवा दाता संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रेवा, क्या है पूरी जानकारी और कब तक शव को बाहर लाया जा सकता है? जी, मैं बताना चाहूंगा कि भीनमाल के जो व्यवसायी है वो मुंबई में अपना कार्य करते हैं और कार्य के सिलसिले में वो चाइना कई बार आते जाते रहते हैं। लेकिन 21 तारीख को उनका अपहरण हो चुका था और उसके बाद में उनके परिजनों को व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से फिरौती की मांग की जा रही थी। फिरौती की मांग पूरी न होने के कारण 3 दिन पहले उनकी वहां पे हत्या कर दी गई और एम्बेसी के माध्यम से उनके परिजनों को इस बारे में जानकारी मिली। परिजनों ने फिर इसके बाद में अपने प्रयास शुरू किए। सांसद लुम्बाराम चौधरी से इस बारे में उन्होंने मदद मांगी। सांसद लुम्बाराम चौधरी ने विदेश मंत्री से मिलकर के उन्होंने एक पत्र लिखा और उन्होंने इस बारे में सहायता की अपील की है कि सबको जल्द से जल्द भारत पहुंचाया जाए। जी, युवक का अपहरण का मामला है और अभी तक इसमें रिएक्शन, मतलब और कोई अपडेटेड जानकारी अभी है रेवा शंकर इसमें? जी, इस मामले में कई तथ्य जो है वो खुल करके आ रहे हैं। यहाँ तक कि परिजनों के आरोप है कि यहाँ पे कुछ स्थानीय जो व्यापारी हैं उनका भी हाथ हो सकता है और वहाँ पे जो चाइना के जो व्यापारी हैं, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का भी मामला हो रेवा सकता शंकर, मैं आपको रोकती हूँ। ज्यादा जानकारी के साथ विधायक लुम्बाराम जी जुड़ गए हैं। लुम्बाराम जी, परिवारजनों का यही बस अब ये मसला है कि कैसे जल्द से जल्द शव भारत लाया जाए। आपने विदेश मंत्री से बात भी की है इसमें? हेलो लुम्बाराम जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? लुम्बाराम जी, अब बस परिवारजनों का यही दरख्वास्त है, आपसे भी बात हुई है कि जल्दी से जल्द शव भारत लाया जाए और इस सिलसिले में आपने विदेश मंत्री से बातचीत भी की है? मैं बिल्कुल इनके जो संबंधी गुजरात भाई थे उनके यहाँ, उनके परिवार में थे। उस परिवार को मेरे को जब सूचना मिली तो वो उनको यहाँ बुलाया और मैं उनको साथ में ले जा करके हम वहाँ पर विदेश मंत्रालय में गए और वहाँ हमें मंत्री जी मिले और उनसे बिल्कुल पॉजिटिव बात हुई। भारत के दूतावास से भी हमने वहाँ से बात करवाई और जहाँ पे उनके जो संबंधी है उनसे जो बॉडी के वहाँ वार्ता कौन कर सकता है, उनके नंबर वगैरह उनसे भारत के दूतावास को भेज दिए और उनसे सारी बात हो गई है और उन्होंने बहुत अच्छा अप्रोच दी। कोई और आपसे बातचीत हुई कि कब तक शव भारत आ सकता है लुम्बाराम जी? नहीं, उन्होंने कल हमारे शाम को बात हुई है और उन्होंने कहा मैं जितनी सहयोग हमारे भारत के यहाँ विदेश मंत्रालय द्वारा पूरा उन्होंने मेरे को सहयोग दिया है। उन्होंने पूरी बात की है। उन्होंने कहा जितनी मदद होगी मदद करके जल्दी लाने भारत पहुंचाने की कोशिश करें।
परिवारजनों की आपसे और क्या मांग है? कुछ और आपके सामने मांग रखी है, क्योंकि परिवारजनों के सामने एक ऐसी आपदा आ पड़ी है जिससे उभरना उनके लिए मुश्किल हो सकता है। लुम्बाराम जी, इसी कारण से मैंने बुलाया था कि मैं हाथों उनको बुला करके मैं गाड़ी लेकर खुद साथ में वहां गया था और घाट जाकर उनको पूरा विश्वास दिलाया कि जितनी मदद होगी वो करेंगे। सबसे पहली प्राथमिकता हमारी रहेगी कि वो बॉडी यहाँ आए, सबसे पहली उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद में कैसे हुआ क्या हुआ उसके लिए जितनी मदद। बहुत बहुत शुक्रिया लुम्बाराम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लुम्बाराम चौधरी जो कि सांसद हैं हमारे साथ जुड़े थे, क्योंकि परिवारजनों ने इनसे ही दरख्वास्त की थी जाके कि भारत में शव सीधे आए, और विदेश मंत्री से जाके सीधे लुम्बाराम चौधरी ने बातचीत की। व्हाट्सएप कॉल आया था, 1 करोड़ की फिरौती फिलहाल व्हाट्सएप के जरिए मांगी गई थी, और बताया जा रहा है कि 4वीं या 5वीं मंजिल से इस शख्स को नीचे फेंक दिया गया था। फिलहाल इस मसला गंभीर है और इस पर एक्शन की बारी है। और अब आपको बता दें, नीट पेपर लीक का मुद्दा सड़क से अब संसद तक पहुंच चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी पेपर लीक के मसले को गंभीर बताया है। साथ ही उन्होंने सदन में सरकार का पक्ष रखते हुए साफ साफ कह दिया है कि इस मसले पर राजनीति से हटकर सरकार सख्त से सख्त एक्शन ले रही है, लेकिन विपक्ष मानने को तैयार नहीं है। और इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। नीट पेपर लीक के मुद्दे पर सड़क से लेकर संसद तक संग्राम मचा है। पेपर लीक के वीक सिस्टम पर सवाल उठ रहा है। और सवाल पूछा जा रहा है, आखिर बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ क्यों? जब इस सवाल की गूंज सदन में उठी तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद में नीट पेपर लीक का जिक्र कर दिया। हाल ही में कुछ परीक्षाओं में हुई पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। राष्ट्रपति ने कहा, भविष्य में कोई पेपर लीक न हो, इसके लिए सरकार सख्त उपाय कर रही है। पेपर लीक पर पिछले दिनों कानून भी आ चुका है। परीक्षाओं में शुचिता और पारदर्शिता बहुत जरूरी है। पेपर लीक की घटनाओं में निष्पक्ष जांच हो रही है। दोषियों को सजा दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। हालांकि राष्ट्रपति की तरफ से पेपर लीक का जिक्र करने के दौरान विपक्ष जमकर नारेबाजी करते हुए नजर आया। हाल ही में कुछ परीक्षाओं में हुई पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। हमारे पहले भी